नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट पर, खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती के किस विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो अहम जानकारियां जो सीधे आपके खेत, आपकी फसल, आपकी आमदनी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे चौड़ विकास योजना के तहत मछली पालन पर सरकार की नई नीति, शीतलहर से पशुओं की सुरक्षा, पॉली हाउस तकनीक से सब्जी उत्पादन, शिमला मिर्च की उन्नत प्रजाति, एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी और एक आधुनिक कृषि यंत्र के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का हाल। तो आइए सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। चौड़ विकास योजना के तहत मछली पालन पर 50 से 70% तक अनुदान। शीतलहर को लेकर पशुपालकों के लिए विशेष सतर्कता। पॉली हाउस तकनीक से साल भर सब्जी उत्पादन पर जोर। शिमला मिर्च की उन्नत प्रजातियों से अधिक मुनाफे की सलाह। राज्य सरकार ने किसानों और मछुआरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विकास योजना के अंतर्गत अब उन निचली सतह वाली भूमि पर मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा जो खेती योग्य नहीं है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने बताया कि ऐसी भूमि के मालिकों को मछली पालन के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 70% तक अनुदान देने का निर्णय लिया गया है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। दूध, अंडा, मांस, उसमें बहुत अच्छी प्रगति हुई है और हमने बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ हासिल किया है। प्रदेश में इन दिनों शीतलहर और तेज ठंडी हवा का असर देखा जा रहा है। ऐसे में पशुपालकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आईसीआर पटना के वरीय पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार के अनुसार गौशालाओं में ठंडी हवा का प्रवेश रोकना बेहद जरूरी है। इसके लिए गौशाला को जूट के बोरे या त्रिपाल से ढकना चाहिए, जिससे पशु ठंड में सुरक्षित रहेंगे और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। पानी देने समय जानवर को, पशु को जब पानी देते हैं तो ध्यान रखें कि जब पानी पे वो हाथ से छूते हैं तो आपको ठंड नहीं लगना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल गुनगुना पानी नहीं देना, ना गर्म लगे ना ठंडा लगे। जब ऐसा पानी हो कोशिश करनी चाहिए उसी तरह का पानी का प्रयोग जानवरों को दिया जाए। किसान भाई यदि पूरे साल सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो पॉली हाउस तकनीक एक बेहतर विकल्प है। इस तकनीक से किसी भी मौसम में सब्जियों का उत्पादन संभव है और आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। आईसीएआर पटना की वरीय सब्जी वैज्ञानिक डॉक्टर सुभान के अनुसार पॉली हाउस में खेती करने से कीट रोगों पर नियंत्रण रहता है और फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है। मल्चिंग सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं। मल्चिंग से क्या होता है, वेट भी सप्रेस हो जाता है और मल्चिंग के साथ आप अगर फर्टिगेशन यानी फर्टिलाइजेशन और वाटर एक साथ देते हैं तो उससे भी आपका जो है बहुत सारा फ़ायदा होता है। इससे टाइम कम लगता है, ये सब में आप बचा करके दूसरे कामों में भी और फसल को दूसरी तरफ भी आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अच्छी आमदनी के लिए सही प्रजाति का चयन बेहद जरूरी है। यदि किसान इस मौसम में शिमला मिर्च की खेती करने के योग्य हैं तो सिजेंटा कंपनी की हरी प्रजाति इंद्रा, लाल प्रजाति सेलीन और पीली प्रजाति आरवेले बेहतर विकल्प है। इन प्रजातियों की बाजार में मांग अधिक रहती है, जिससे किसानों को अच्छा मूल्य मिल सकता है। वैज्ञानिकों की सलाह और आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती करने से लाभ निश्चित है। इसके लिए मिसाल एक सैदपुर पडेरा जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान महेश प्रसाद सिंह। उन्होंने 1.25 एकड़ भूमि में फूल गोभी की खेती की और लागत से कई अधिक मुनाफा कमा रहे हैं।
किसान महेश प्रसाद सिंह जी का कहना है कि रासायनिक खाद के साथ साथ कंपोस्ट खाद के संतुलित प्रयोग से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बेहतर हुए हैं। गोभी का खेती करते हैं, बंदा के खेती करते हैं, 1 बीघा के लगभग है। खाद हम बर्मी कंपोस्ट है, जैविक के भी डालते हैं। आमदनी अच्छा हो गया है, दुगना तिगुना हो गया है आमदनी। आधुनिक समय में श्रम और समय की कमी को देखते हुए कृषि यंत्रों की भूमि अहम हो गई है। गेहूं और धान की कटाई में कंबाइन हार्वेस्टर किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। यह मशीन फसल की कटाई के साथ साथ मड़ाई का कार्य भी करती है। सरकार भी इस यंत्र की खरीद पर किसानों को अनुदान देकर सहयोग कर रही है। आइए अब चलते हैं पटना अनाज मंडी, जहां आज के ताजा बाजार भाव इस प्रकार हैं। लोकल गेहूं 4000 रुपीज प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4500 रुपीज प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4300 रुपीज प्रति क्विंटल, उसना चावल 7000 रुपीज प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7500 रुपीज प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8000 रुपीज प्रति क्विंटल, अड़वा सुपर बासमती चावल 11000 रुपीज प्रति क्विंटल। मौसम विभाग और हालिया डेटा के मुताबिक आज पटना के आसपास के क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क और ठंडा रहेगा। शाम से सुबह तक न्यूनतम तापमान लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है और दिन में हल्की धूप के साथ अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री तक पहुंचा जा सकता है। मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की संभावना कम है। सुबह और दिन में धूप निकलने के साथ मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन रात और सुबह के समय कड़ाके की ठंड का अनुभव होगा। शीत वातावरण के कारण कोहरे हल्की धुंध संभव है, खासकर सुबह के समय। किसान भाई, फसलों पर सुबह कोहरे के दौरान रोग का जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए निगरानी और रोग प्रबंधन जरूरी होगा। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्ने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे गेहूं की जो विभिन्न पद्धतियां हैं उसके द्वारा हम खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि आज हमारे इस कार्यक्रम में बेहद ही विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं एक्सपर्ट के रूप में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी के बारे में, जो कि वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवान में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, और सर सबसे पहले सर हम यह जानना चाहेंगे कि गेहूं की जो विभिन्न पद्धतियां हैं उसकी खेती पर आज हम बात करेंगे। तो यह क्या है, जो विभिन्न पद्धतियों का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है। और देखिए कि दिसंबर जो माह है वो आधा माह बीत चुका है और कहा जाता है कि इसके बाद इस दिसंबर के बाद कुछ जो विशिष्ट प्रभेद होते हैं उन्हीं की खेती हो सकती है। तो इस बारे में जो रोचक जानकारी है आप हमारे किसान भाइयों को दें। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि गेहूं की जो हमारी अधिक उपज लेने वाली प्रभेदें हैं उनकी जो समय से बुआई जिसको कहते हैं सिंचित अवस्था में उनको करने की जो प्रावधान है, लेकिन अब वो हमारी सिंचित अवस्था में अभी है बोई जाने वाली प्रभेदें, लेकिन देर से बोई जाने वाली प्रभेदें बच गई है, क्योंकि 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में ये उपयुक्त समय माना जाता है जो कि हम 40 क्विंटल तक के उपज ले सकते हैं। लेकिन आज के जो परिस्थितियां अब आ चुकी है वो देर से बोई जाने वाली प्रभेदें ही अब लगा सकते हैं किसान भाई, क्योंकि 15 नवंबर से 5 जनवरी तक बो सकते हैं। वैसी प्रभेदों में अगर हम बात करें
तो हमारा एक इंदौर की वैरायटी है HI करके 1563 है। एक अभी 2967 लोग भी इसको लगा रहे हैं देर से। हमारी राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा की वैरायटी है जो राजेंद्र 3 गेहूं के नाम से है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 2968 जो है DBW है वो भी आप लगा सकते हैं। हमारा BHU की एक प्रभेद है वो 31 है, उसको भी हम लगा सकते हैं। तो अगर इन प्रभेदों को आप लगाते हैं तो इसकी हीट टॉलरेंस और इसकी ड्यूरेशन पकने की अवस्था कम होती है। ऐसे मोटे तौर पर सामान्य गेहूँ जो है 125 दिनों में 120 दिनों में पकती है, लेकिन ये गेहूँ 110 से 112 दिनों में पक जाएगी। और जो हाँ नमी युक्त हमारी भूमि अभी भी है, क्योंकि बहुत ऐसे उत्तरी बिहार में मोथा चक्रवात आ जाने के कारण अभी तक किसान भाई खेत खाली नहीं कर पाए और उसमें गेहूँ लगाना चाह रहे हैं। तो ऐसे पद्धतियों का अब गेहूं की बुआई की पद्धतियां उनको अपनाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि इन प्रभेदों को आप लगाएं तो आप समझिए कि मोटे तौर पर 30-32 क्विंटल आपको उपज आ जाएगी। अगर खास करके इन पर अगर आप सामान्य प्रजाति गलती से लगा देते हैं तो लंबी अवधि की होगी और वो हीट जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जो कि 15 अप्रैल के बाद से हीट में प्रवेश कर जाता है। टेम्परेचर 35 डिग्री से एबव ऊपर आ जाता है। तो उस परिस्थितियों में आपकी दाने सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी और उपज घट जाएगी। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि आप इन जो हम प्रभेदें बताए हैं उस प्रभेदों को आप लगा सकते हैं। अभी उसकी समय चल रही है। जी हाँ सर, तो देखिए इसके साथ ही हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो गेहूं की जो बुवाई जो होती है उसकी कुछ विशिष्ट पद्धति भी होती होंगी। उसमें से जो सबसे जो हम कह सकते हैं कि नंबर 1 पद्धति, जो सबसे अच्छी पद्धति, वो क्या हो सकती है सर? ये देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपके जवाब सुनकर ही जो हमारे किसान भाई होंगे कई तरह से कई प्रकार से लाभान्वित होंगे। तो जो बेहतरीन जो पद्धति है आपकी नज़र में एज एन एक्सपर्ट, वो हमारे किसान भाइयों को बताएं। जैसा कि हमारे किसान भाई भी जानते हैं कि गेहूं की बुआई करने की तरीकाएं अलग अलग, कुछ वैज्ञानिक पद्धतियां भी हैं। एक तो सामान्य पद्धति जिसे छिटकवा विधि कहते हैं कि सामान्य जुताई करके 2 चास, हम लोग जैसे गांव भाषा में बोलते हैं कि 2 चास करके पाटा लगा के और गेहूं की मिट्टी भुरभुरी हो जाए और उसके बाद उसको छीट देते हैं और उसके बाद फिर 1 चास करके उसकी पाटा लगा के, इस तरह से छिटकवा विधि होती है। लेकिन दूसरी ओर अभी वैज्ञानिक पद्धतियां आ गई है जहां नमी युक्त खेत है, जुताई करने में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। तो वैसे परिस्थितियों में आप 0 टिलेज का प्रयोग करें। उसके लिए मशीन हैप्पी सीडर है। सीधा खेत से आप गेहूं की कटाई करने के बाद अगर हार्वेस्टर से कटाई किए हों तो पुआल हटा लें। उसके बाद सीधा आप हैप्पी सीडर में 2 खाने होते हैं, एक में सीड होता है, एक में मेरा ये रखा जाता है, फर्टिलाइजर्स रखा जाता है। और एक सेट कर लें कि जो उचित डोजे है उसकी मात्रा, सीड की मात्रा, ये सब दोनों कैलिबर से चेक कर लें। और चेक करने के बाद सीधा आप जो है खेतों में हैप्पी सीडर जो यंत्र है उससे आप बुआई कर दें। आपको 7 दिन का समय वो बचा देगा। जो जुताई में आप समय लगाएंगे, जुताई करने में जो पैसे खर्च करेंगे, वो सब सारे चीज़ों की बचत हो जाएगी। तो आप 0 टिलेज, शून्य जुताई जिसको कहते हैं, बिना जोते हुए खेतों में सीधा हैप्पी सीडर से आप बुआई कर दें। एक आपका बहुत बड़ी पद्धति अभी चल रहा है और ये वैज्ञानिक तरीके से है। और इसकी खासियत यही है कि फर्टिलाइजर्स और गेहूं का जो बीज है दोनों एक साथ, एक ही चीरा, एक ही जो कूड़ बनता है उसी में गिरता है और मुश्किल से ये 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी जाती है। और जो शेष जो उसकी हमारे बचे हुए अवशेष होते हैं उसको हैप्पी सीडर के जो शेष जो हमारी रोटरी है वो पूर्ण रूपेण वो हमारे डंठल को तोड़ देती है और इतनी छोटे छोटे कर देती है कि एक मल्चिंग का भी काम करती है। तो इस तरह से थोड़ा घास पास भी होने में मदद उसको बचाता है और इस तरह से आप कर सकते हैं। एक जनरली रूप से जोत करके सीडिल मशीन से खेती करते हैं तो वो उसको बोलते हैं लाइन सोइंग। तो भी वही मेथड है कि उसको साफ खेत होना चाहिए
और उसमें 2 खाने होते हैं, एक में सीड और एक में गेहूं रख करके, और कैलिवेटर से अपना चेक कर लेता है कि कितना मात्रा गेहूं देना है 1 एकड़ में और कितनी मात्रा खाद देनी है। वो पूरी संशोधित रूप से सेट करने के बाद आप लाइन सोइंग कर सकते हैं। तो तीनों मेथड्स में हम जो कह सकते हैं कि जीरो टिलेज जो अभी है, हैप्पी सीडर जो मशीन है, आप अगर उससे लगाते हैं तो आपको बेहतर उत्पादन होगी, समय की बचत होगी, और ख़ास करके जो आपको व्यय हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, उससे खर्च, आपकी जुताई खर्च एकदम कम हो जाएगा, 3 भाग की बचत होगी। ये पद्धतियाँ सबसे सुपर है, अच्छी व्यवस्था है जी। और सर देखिए, इसके साथ ही हम यह जानना चाहेंगे कि गेहूं में जो उर्वरक प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट जो होना चाहिए खाद का, जो सारा जो इसकी जो सारी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रबंधन के बारे में आप किस प्रकार की जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? जैसा कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन करने के लिए कई एक पद्धतियाँ इसमें कार्य करती है, कई एक बातों पर ध्यान देना पड़ता है। पहले तो मैंने जैसा बताया कि उचित समय पे उचित प्रभेदों का चयन, दूसरा है कि बुआई करने की मेथड्स, तो उचित मेथड्स क्या हैं, और तीसरी आ गई कि हम जब तक उसकी उर्वरक प्रबंधन नहीं करेंगे, उसकी हम समय पे व्यवस्थाएं सिंचाई का नहीं करेंगे, खरपतवार का नहीं करेंगे, हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे, कोई कीट एवं रोगों का प्रबंधन नहीं करेंगे, तब तक हम अधिक उपज नहीं ले सकते हैं। इसीलिए तीसरे भागों में अगर देखते हैं तो हम गेहूं लगाने के बाद जो पद्धतियां हैं, जैसे अगर आप छिटकवा विधि द्वारा लगाए हैं तब तो 21 दिन से 22 दिन के अंदर पानी डालना ज़रूरी हो जाएगा, हल्की सिंचाई करनी होगी, और मिट्टी जो है खास करके जहाँ दोमट भूमि है वैसे ज़मीनों में तो इस तरह का आप समय पे ज़रूर सिंचाई कर दें 21 से लेके 23 दिनों के बीच में, क्योंकि क्राउन रूट्स निकलते हैं, वहीं से जो कल्ले निकलते हैं। किसी पौधे में झाड़ियाँ देखते होंगे कि चना में ब्रांचिंग निकलता है, लेकिन गेहूं के पौधों में ब्रांचिंग नहीं निकलती है। गेहूं के पौधों में जड़ से ही अलग अलग पेड़ बनते हैं। तो अलग अलग पेड़ बनने की टाइमिंग जो है क्राउन रूट्स का, वो आप 21 दिन में दे दें, क्राउन रूट्स आप निकल लेंगे, उससे नए पौधे बनेंगे। तो इसीलिए 21 दिन पर करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी पत्तियाँ हैं जैसे हैप्पी सीडर से आप कर रहे हैं, तो आप यहाँ 21 दिन पर सिंचाई नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको 5 दिन पहले सिंचाई करना पड़ेगा, यानी 17 से 18 दिनों के अंदर सिंचाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो सीड है बहुत डेप्थ में नहीं गई है। तो जो उसका 3 से 4 दिन का जो समय उसकी ऊपर आने में लगता है, वो समय यहाँ बचत हो जाती है। इसीलिए किसान भाई ये ध्यान देंगे कि अगर आप जीरो टिलेज से गेहूं की बुआई किए हैं तो 17 दिनों के 18 दिनों पर करेंगे। अगर सामान्य रूप से छिटकवा विधि द्वारा किए हैं तब तो 21 से 22 दिनों के अंदर, 23 दिनों के अंदर आप सिंचाई कर दें। ये महत्वपूर्ण सिंचाई इसको माना जाता है। दूसरी तीसरी सिंचाई महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है, वो आप 2-3 दिन लेट कर सकते हैं, 5 दिन लेट कर सकते हैं, लेकिन ये सिंचाई में आप बुआई की तिथि नोट कर लें और समय से आप सिंचाई कर दें। ये इसकी महत्वपूर्ण आपको समझदारी रखना पड़ेगा, तभी आप कार्य कर सकते हैं, अच्छी उपज ले सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस तरीके से हमने अपने विशिष्ट अतिथि से जाना और समझा कि गेहूं की जो विभिन्न पद्धतियों की जो खेती होती है वो खेती किस प्रकार से होती है। हमने प्रभेद के बारे में भी जानकारी ली। उम्मीद है कि आपके लिए हमारा यह कार्यक्रम लाभकारी रहा होगा। तो इसी के साथ आप सबों से मैं विदा लेती हूं और फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें हमारा कृषि दर्शन और हमारा डीडी बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा।
हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।